नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर जो 20 है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। कल मैंने इस संपूर्ण लेसन का पीडीएफ डाल दिया था और आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि कल राजस्थान सरकार ने भी अपना जो डिसीजन है वो बता दिया। 31 जुलाई तक स्कूलें नहीं खुलेंगी, मतलब 1 महीना और आपको ऑनलाइन स्टडी के रूप में पढ़ना पड़ेगा। और लगता नहीं कि 31 जुलाई के बाद में भी स्कूलें खुल पाएंगी, क्योंकि एचआरडी और जो यूजीसी जो है उन्होंने अपनी गाइडलाइन जारी कर रखी है कि 15 अगस्त के बाद में ही स्कूल और कॉलेजें खुलेंगे। ठीक है ना, तो हम इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले तो इस जो लेसन नंबर जो 20 है उसमें अब तक कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। देखिए, बैक ईयर के प्रश्नों को या बैक ईयर का जो पेपर होता है उसको पढ़ने का और उसको देखने का जो कारण है वो यही है कि उस पूरे लेसन को पढ़ने का जो तरीका है वो अपने दिमाग में आ जाता है। साथ में ही अब तक कौन कौन से प्रश्न किस किस रूप में आए हुए हैं वो भी हमें जानकारी हो जाती है। तो फिर उसमें हमारे जो है लेसन को तैयार करने में आसानी हो जाती है। इसलिए हम बात कर लेते हैं कि इस लेसन से 2018, 19 और 20 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। हालांकि आपको सबको पता है क्योंकि पेपर डाले हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, 2018 में कौन से क्वेश्चन आए उनकी हम बात कर लें। परिवहन एवं संचार में अंतर कीजिए। परिवहन एवं संचार में अंतर कीजिए। जो परिवहन हम पढ़ रहे हैं तो परिवहन जो है, परिवहन तथा संचार में अंतर करिए। तो एक तो ये क्वेश्चन इस रूप में आया हुआ है, संचार किसे कहते हैं और परिवहन किसे कहते हैं। तो तुलनात्मक रूप से यहाँ पे अंतर आया है, परिवहन और संचार में अंतर कीजिए। तो अब जैसे छोटा सा क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको इसी रूप में देना है कि परिवहन क्या होता है और संचार क्या होता है, डेफिनेशन के तौर पर बता दीजिए ना। तो यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। उसके बाद में 2018 में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, प्राकृतिक आपदाओं में शीघ्र राहत हेतु उचित परिवहन माध्यम सुझाइए। मतलब क्या हुआ, जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो शीघ्र राहत, ऐसा कौन सा परिवहन का माध्यम है जिसके द्वारा शीघ्रता से राहत सामग्री जो है राहत पहुंचाई जा सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे शीघ्र राहत सामग्री जो है वो पहुंचाने के उद्देश्य से आपका वायु परिवहन बहुत ही उत्तम परिवहन का माध्यम माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो 2018 में ये 2 क्वेश्चन आए हुए थे। अब 2019 में कैसा क्वेश्चन आया, 2019 का क्वेश्चन भी बिल्कुल वायु परिवहन का ही है। देखिए, हम पर्सन का जो पैटर्न है वो पढ़ लेते हैं। यातायात के अन्य साधनों में महंगा होते हुए भी वायु यातायात अपरिहार्य है, क्यों? कोई 4 कारण दीजिए। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जैसे आपका सड़क परिवहन है, जल परिवहन है, इन इस प्रकार के जो परिवहन के माध्यम हैं, इन परिवहन के माध्यमों के रहते हुए भी वायु परिवहन इतना उत्तम या सुविधाजनक क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? वायु परिवहन इतना शानदार परिवहन का माध्यम क्यों माना जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? 4 कारण यहाँ पे पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये भी एक बहुत ही ईजी सा प्रश्न है, ठीक है ना। और 2020 में जो अभी हमने बात भी की है, 2020 में बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आया हुआ है जिसका अध्ययन हम यहाँ पे इस लेसन में करने वाले हैं। 2020 में क्या क्वेश्चन आया है, पूर्व से पश्चिमी गलियारा किन 2 शहरों को जोड़ता है? पूर्व से पश्चिमी गलियारा किन 2 शहरों को जोड़ता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूर्व से पश्चिमी गलियारा किन 2 शहरों को जोड़ता है। अब यहाँ पे आपको पता होगा इसका आंसर भी बहुत ईजी सा ही है ना। पूर्व में आपको पता है सिलचर के, मतलब जो सिलचर शहर है, असम का सिलचर, तो असम के सिलचर शहर से आपके गुजरात में जो पश्चिम की ओर है, गुजरात में जो पोरबंदर है वहाँ तक जाता है। गलियारा होता है सड़क मार्ग। गलियारा किसे कह रहे हैं? सड़क मार्ग को कह रहे हैं। तो पूर्व से पश्चिमी जो गलियारा है वो किन 2 शहरों को जोड़ता है? असम के सिलचर को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। तो इस प्रकार से ये 2 जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में 4 प्रश्नों की हमने बात की। 2018, 19 और 20 के क्वेश्चंस ये हैं, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो उनकी हमने
हम देखिए आज हम बात कर लेते हैं, लेसन दिख ही रहा आपको, 20 पढ़ रहे हैं अपन। और परिवहन नाम क्या है इसका? परिवहन नाम है। सबसे पहले परिवहन और संचार में क्या अंतर, ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो परिवहन किसे कहेंगे? देखिए सामान्य सा प्रकार का हम पढ़ लेते हैं। परिवहन से आज से यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने से है। मतलब आपको पता है ना, परिवहन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा यात्रियों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ठीक है ना? तो परिवहन किसे कह रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अर्थात परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से यंत्रों एवं यातायात के साधनों की सहायता से विभिन्न सामानों एवं यात्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आवागमन होता है। यंत्र आप किसे कह रहे हैं? जो परिवहन के जो विकल्प होते हैं, जैसे मोटर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है ना, ये क्या है? यंत्र है। एक तरह से क्या है? ये यंत्र है ना। यातायात के साधनों और यातायात के जो साधन हैं की सहायता से विभिन्न सामानों एवं यात्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आवागमन होता है, उसे ही परिवहन कहते हैं। अब आप सोचिए, जैसे अगर हम थोड़ा सा हट करके और सोच लें कि आपने देखा होगा ड्रोन क्या करता है। अब ड्रोन जो है, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है तो इस समय ड्रोन से भी दवाइयों को मतलब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। दवाइयाँ जो हैं छोटी, जो बहुत ही बेशकीमती जो दवाइयाँ होती हैं, वो ड्रोन के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पहुंचाई जा रही है ना। हालांकि अब वो सामान को पहुंचा रही हैं, दवाइयों को पहुंचा रही हैं, तो वो क्या हो गया? एक तरह से ड्रोन क्या हो गया? यंत्र हो गया ना। तो इस रूप में भी आप ध्यान कर लेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आवागमन होता है, उसे ही परिवहन कहते हैं। तो यहाँ तक आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में भी ध्यान कर लेंगे, क्योंकि ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ भी है। परिवहन और संचार में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस रूप में भी आप ध्यान कर लेंगे। किसी भी देश में परिवहन तंत्र की सघनता का मतलब होता है कि परिवहन का जो जाल है, विभिन्न प्रकार की जो परिवहन है, जैसे सड़क परिवहन है ना, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है ना, साथ में पाइपलाइन परिवहन है। ये 3 माध्यम किसके हो गए? स्थल परिवहन के हो गए ना, है ना। इसी प्रकार से आपका जल परिवहन है, इसी प्रकार से आपका वायु परिवहन है। तो किसी भी देश में परिवहन तंत्र की जो सघनता है, सघनता का मतलब होता है कि जाल, उसका जाल किस प्रकार का बिछा हुआ है, सघन बिछा हुआ है कि नहीं, है ना। सघनता एवं आधुनिकता के आधार पर उस देश के आर्थिक विकास का आकलन किया जा सकता है तथा किसी भी देश में पाया जाने वाला परिवहन तंत्र शरीर में पाई जाने वाली रक्त धमनियों के समान कार्य करता है। रक्त की जो धमनियाँ होती हैं ना, जो रक्त को पहुंचाने का काम करती हैं, है ना, रक्त की जो धमनियाँ होती हैं, रक्त धमनियों के समान कार्य करता है। परिवहन माध्यम के द्वारा ही कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं। परिवहन ही एकमात्र ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा जो कृषि और औद्योगिक जो सामग्रियां होती हैं, उत्पादन जो होता है वो उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं। आपने देखा होगा, आप जो भी सामान लाते हैं, चाहे वो औद्योगिक सामग्रियां मान लो, चाहे वो कृषि उत्पादन मान लो, सामग्रियां मान लो, है ना, सामान मान लो, खाद्य सामग्री मान लो, तो आपके घर तक वो कैसे आते हैं? परिवहन के माध्यम से आते हैं ना। आप जब किसान अपने यहाँ पे अनाज उत्पादित करता है तो अनाज को वो मार्केट तक कैसे पहुँचाता है? परिवहन के माध्यम से पहुँचाता है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो परिवहन का जो माध्यम होता है वो शरीर में पाई जाने वाली जो रक्त की जो धमनियाँ होती हैं उनके समान कार्य करता है ना। तो ये आपको ध्यान करना है। अब हम बात कर रहे हैं परिवहन के प्रकारों की। परिवहन के प्रकारों की बात कर लेते हैं। परिवहन किसे कहते हैं वो तो आप ध्यान कर ही लेंगे। अब परिवहन के प्रकारों की हम बात कर लें। परिवहन के प्रकारों को प्राचीन काल से वर्तमान तक परिवहन साधनों के क्रमिक विकास के आधार पर
परिवहन साधनों के कर्मिक विकास के आधार पर आपको पता है कि प्राचीन समय में मानव बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, इनको काम में लेता था। अब जैसे जैसे मानव ने स्वयं का विकास किया है वैसे वैसे परिवहन के जो माध्यम हैं, साधन जो हैं, वो भी बदलते चले गए ना, वो भी बदलते चले गए। आज तीव्रतम परिवहन के साधन के रूप में या माध्यम के रूप में वायु परिवहन देखा जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं, परिवहन के प्रकारों का जो डिवाइडेशन है वो किस प्रकार से किया गया है। परिवहन के प्रकारों को प्राचीन काल से वर्तमान तक परिवहन साधनों के कर्मिक विकास के आधार पर, कर्मिक विकास के आधार पर, यहाँ पे ये विकास लिखा हुआ है, कर्मिक विकास के आधार पर विभाजित किया गया है, जिन्हें निम्न रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। निम्न रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे कॉमन सा दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखिए ये क्रॉस का निशान लगा हुआ है ना, ये कटा हुआ ऐसे लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब आपको इस पूरी लेसन के पीडीएफ में कई बार आपको ये चिन्ह देखने को मिलेगा, कटा हुआ मिलेगा निशान, है ना, क्रॉस का निशान मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो अभी आपसे पहले जो बैच गया है वो थोड़ा मतलब कमज़ोर बैच था, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा वीक थे, इसलिए उनको कम से कम मैटर मैंने लिखवाया है। जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है उनके लिए वो मैंने मैटर को हटा दिया है, अवॉइड किया है मैंने मैटर को, ठीक है ना। तो आपको तो अवॉइड नहीं करना, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट बैच के बच्चे हो, ठीक है ना। तो आप तो कंप्लीट ऐसे जो क्रॉस लगा हुआ है इसको करना है, बिल्कुल करना है। फेयर कॉपी में आपको इसको उतारना है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ना है, छोड़ना नहीं है, आपको उतारना है, ठीक है ना, ये ध्यान करना है। अब देखिए चार्ट में हम समझ लेते हैं परिवहन के जो प्रकार हैं उनका जो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे परिवहन के प्रकारों का। अब परिवहन के जो प्रकार हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन होता है, जल परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है, ये तो आपको पता है ही, ठीक है ना। अब स्थल परिवहन में देखिए यहाँ पे स्थल परिवहन में प्राचीन समय से ही 2 परिवहन तो आप पढ़ते आ रहे हैं, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। अब इसमें स्थल परिवहन में एक नवीनतम परिवहन का जो माध्यम है वो अलग से है, लेकिन मैंने यहाँ पे 60 में इसको जोड़ दिया। पाइपलाइन परिवहन परिवहन का नवीनतम माध्यम है। नवीनतम परिवहन का माध्यम कौन सा है? पाइपलाइन परिवहन। इसको आप इस रूप में ध्यान भी कर लेंगे। जब आपसे पूछा जाए, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि परिवहन के सभी माध्यमों में नवीनतम परिवहन का माध्यम कौन सा है, तो आपको उत्तर के रूप में क्या ध्यान करना है? पाइपलाइन परिवहन, ठीक है ना। तो स्थल परिवहन के 3 माध्यम हैं। स्थल परिवहन के 3 माध्यम कौन से हो गए? सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन नवीनतम परिवहन का माध्यम है स्थल परिवहन में, ठीक है, ये ध्यान कर लेंगे। अब जल परिवहन के 2 माध्यम हो गए, अंतरसागरीय परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। अंतरसागरीय परिवहन का मतलब होता है कि जैसे एक देश है, जैसे भारत है, अब भारत में जो नदियाँ हैं, अब नदियों के माध्यम से जो परिवहन की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं वो अंतरसागरीय परिवहन हो गया ना। अंतरसागरीय परिवहन, जैसे मान लीजिए अपन बात करें यूरोप महाद्वीप की बात करें, है ना, एशिया महाद्वीप की बात करें तो कैस्पियन झील है, काला सागर है ना, तो ऐसे भूमध्य सागर है। तो ऐसे जो अंत है, मतलब स्थल भाग से घिरे हुए जो जलीय स्रोत हैं उनमें जब परिवहन की सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं तो वो अंतरसागरीय परिवहन कहलाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, जैसे अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, अब इनसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के पास में जब सुविधाएं इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की सुविधाएं जब महासागरों से होती हैं, जैसे आपका प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, जब महासागरों से एक देश से दूसरे देशों के मध्य में परिवहन की सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का साधन या माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए वायु परिवहन। वायु परिवहन भी 2 प्रकार का है, वही राष्ट्रीय परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। राष्ट्रीय परिवहन मतलब एक ही देश के भीतर अन्य जो एक राज्य है, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य में जो परिवहन, वायु परिवहन की सुविधाएं होती हैं उसे हम राष्ट्रीय परिवहन कहते हैं, राष्ट्रीय परिवहन कहते हैं ना, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, जैसे अमेरिका का वायुयान यहाँ पे भारत में आ जाए, भारत का वायुयान अमेरिका में जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन है वो, है ना। और जैसे उत्तर प्रदेश का वायुयान अपने कर्नाटक में जाता है तो वो राष्ट्रीय परिवहन है। एक ही देश के भीतर जब वायु परिवहन की सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं तो उसे राष्ट्रीय परिवहन कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सामान्य सी चीज़ें हैं, हालांकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन बनने वाला भी नहीं है, आने वाला भी नहीं है। बस यहाँ पे इस चार्ट में सिर्फ आपको जब ओवरऑल जब परिवहन का बड़ा क्वेश्चन बन के आता है तब आपको चार्ट काम करेगा, चार्ट लिखना भी पड़ेगा, लेकिन आपको ओवरऑल इस चार्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन तो यही ध्यान करना है, परिवहन के जो प्रकार हैं उनमें सबसे
नवीनतम परिवहन का माध्यम तो कौन सा हो गया, पाइपलाइन परिवहन, एक तो ये चीज़। दूसरी बात, सबसे छोटी दूरियों के लिए सस्ता परिवहन का माध्यम कौन सा है, सड़क परिवहन। छोटी दूरियों के लिए सस्ता परिवहन का माध्यम कौन सा है, सड़क परिवहन। लंबी दूरियों के लिए सस्ता परिवहन का माध्यम कौन सा है, जल परिवहन। जल परिवहन इस रूप में ध्यान करेंगे। और शीघ्रतम या तीव्रतम परिवहन का माध्यम कौन सा है, महंगा है किंतु तीव्रतम है, महंगा तो है ही साथ में, लेकिन तीव्रतम परिवहन का माध्यम कौन सा है, वायु परिवहन। इस रूप में ध्यान कर लेंगे, ठीक है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, वैसे नॉर्मल आपको याद हो जाएंगे। परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी हम बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि आपने एक चीज़ महसूस भी की होगी, देखी भी होगी कि कुछ नगरीय क्षेत्रों में परिवहन का सघनतम जाल पाया जाता है, जबकि कुछ नगरीय क्षेत्रों में परिवहन का सघनतम जाल छोड़ करके बहुत ही कम परिवहन की सुविधाएं वहाँ पे मिल पाती हैं। सघनतम जाल तो बहुत दूर की बात है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक वहाँ पे परिवहन की सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, नहीं मिल पाते हैं साधन, ठीक है ना। तो परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आपने देखा होगा पश्चिमी राजस्थान में परिवहन का इतना विकास नहीं हो पाया है ना। और जो पर्वतीय जो देश मान लीजिए, पर्वतीय जो राज्य मान लीजिए ना, पर्वतीय क्षेत्रों में भी परिवहन का विकास उतना विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे भौतिक जो कारक है वो बाधा के रूप में उत्पन्न हो जाता है। परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। परिवहन तंत्र के विकास को भौतिक कारक, अब देखिए कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एक तो भौतिक कारक बाधाओं के रूप में, एक सांस्कृतिक कारक, एक आर्थिक कारक, एक सुरक्षात्मक एवं राजनीतिक कारक आदि मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है, ठीक है ना। अब देखिए इनको एक एक को लेते हैं अपन। भौतिक कारक देखते हैं सबसे पहले। परिवहन तंत्र के विकास को स्थलाकृतिक उच्चावच प्रभावित करते हैं, स्थलाकृतिक उच्चावच प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि वास्तव में सड़क परिवहन जो है, सड़क परिवहन का जो माध्यम है वो कहाँ पे, दक्षिण भारत में सड़कों का अधिकतम जाल बिछा हुआ है। हमारे भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में सड़कों का अधिकतम जाल बिछा हुआ है, क्योंकि दक्षिण भारत में पठारी भूमि है, और पठारी भूमि के ऊपर जो सड़क मार्ग है वो आसानी से बनाए जा सकते हैं, जबकि उत्तर भारत में सड़कों का जाल कम बिछा हुआ है। जबकि रेल मार्ग जो है, उत्तर भारत में रेल मार्गों का सघनतम जाल बिछा हुआ है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में जो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें रेल की जो पटरियां हैं वो आसानी से बिछाई जा सकती हैं, जबकि दक्षिण भारत में जो पठारी क्षेत्र है, अब पठारी क्षेत्र में रेल की जो पटरियां हैं वो आसानी से नहीं बिछाई जा सकती, क्योंकि पठार कठोर होते हैं, और कठोरी भूमि होती है, कठोर भूमि जो होती है उसमें रेल की पटरियों को बिछाना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल स्थलाकृतिक जो धरातल होता है, स्थल जो भाग होता है, वो भी परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करता है, हमने बात की है ना। अब देखिए भौतिक कारकों में, इसी कारण भारत के 50% रेल मार्गों का विकास, देखिए ये यहाँ पे ये शब्द रेल मार्ग है, यहाँ पे ये गै लिखना है, ये गलत लिखा हुआ है। 50% रेल मार्गों का विकास, ये मार्गों लिख लेना, रेल मार्गों का विकास उत्तरी भारत में हुआ है, उत्तरी भारत में हुआ है रेल मार्गों का विकास, क्योंकि रेल की पटरियां मैदानी क्षेत्रों में आसानी से बिछाई जा सकती है ना। तो 50% रेल मार्गों का विकास कहाँ हुआ है, उत्तरी भारत में हुआ है। तथा उत्तर भारत के विशाल मैदानों में कच्ची सड़कें सर्वाधिक मात्रा में, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें नहीं हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, कच्ची सड़कें सर्वाधिक मात्रा में एवं पठारी क्षेत्रों में पक्की सड़कें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जो अभी हमने बात की है। कच्ची सड़कें जरूर आपके यहाँ पे उत्तर भारत के विशाल मैदानों में सर्वाधिक मात्रा में हो सकती हैं, लेकिन पक्की सड़कें कहाँ पे हैं, पठारी भागों में, मतलब दक्षिण भारत में पक्की सड़कों की सघनता सर्वाधिक देखने को मिलती है ना। तो आप ये थोड़ा सा इसमें जो है ये टर्म आप पकड़ के ध्यान रखेंगे। रेल मार्गों का सर्वाधिक विकास जो है 50% यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं, डाटा दिया हुआ है। तो रेल मार्गों का सर्वाधिक विकास उत्तर भारत के विशाल मैदानों में हुआ है, जबकि जो पक्की सड़कें हैं उनका सर्वाधिक जो सघनतम जो जाल है वो दक्षिण भारत में पाया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान कर लेंगे आप। सांस्कृतिक कारक देख लीजिए 2 नंबर पर, परिवहन तंत्र के विकास को सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करते हैं, सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। जैसे भारत के थार मरुस्थल में जनसंख्या बसाव कम पाया जाता है। भारत का जो थार मरुस्थल है, जो थार का मरुस्थल है, उसमें जनसंख्या का जो बसाव है
घनत्व जो है वो कम पाया जाता है। इसी कारण थार के मरुस्थल में परिवहन मार्गों का न्यूनतम विकास हुआ है। अब आप एक चीज़ सोचिए, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ही कम है, अब जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ही कम है तो सड़क मार्ग मान लीजिए या परिवहन के माध्यम मान लीजिए, और परिवहन के माध्यम जो है उनकी मांग ही कम है क्योंकि जनसंख्या कम है। अब जनसंख्या कम है, लोग ही वहाँ पे कम रहते हैं, तो लोग ही कम रहते हैं तो उनको परिवहन की सुविधाएं भी कम चाहिए ना। तो मतलब यही कारण है कि थार के मरुस्थल में जब जनसंख्या है, बसाव ही कम है, जनसंख्या ही कम पाई जाती है, तो वहाँ पे परिवहन मार्गों का न्यूनतम विकास हुआ है ना। तो परिवहन के माध्यमों की मांग या डिमांड रखने वाला समूह भी तो हो, जन समूह भी तो होना चाहिए ना, तो वो ही नहीं है, तो न्यूनतम परिवहन परिवहन का विकास हुआ है पश्चिमी राजस्थान में, है ना, थार के मरुस्थल में। अब तीसरा देखिए, आर्थिक कारक। जिन क्षेत्रों में खनिज एवं औद्योगिक इकाइयों की बहुलता पाई जाती है, ये भी बहुत ज़बरदस्त कारक है। आर्थिक कारकों में जिन क्षेत्रों में खनिज और औद्योगिक इकाइयों की बहुलता पाई जाती है, उन क्षेत्रों में परिवहन तंत्र का विकास अधिक पाया जाता है। यहाँ पे कम नहीं है, अधिक लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा, जैसे आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे खनिजों की बहुलता से बहुत ज़्यादा संपन्न क्षेत्र हैं। सभी प्रकार के खनिज आसानी से वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। इसी कारण वहाँ पे लोहा इस्पात जैसे जो बड़े जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो उनकी स्थापना की गई है। इसी कारण वहाँ पे जो परिवहन का जाल है वो बहुत ही सघनतम पाया जाता है, ठीक है ना, अधिक परिवहन का विकास हुआ है वहाँ पे। उसके बाद में देखिए सुरक्षात्मक कारक। सुरक्षात्मक कारकों की हम बात कर लें 4 नंबर पर, जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षात्मक सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, सुरक्षात्मक सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में परिवहन तंत्र का अधिक विकास होता है। उन क्षेत्रों में परिवहन तंत्र का अधिक विकास होता है। जैसे ये क्रॉस का निशान है, इसको काटना नहीं है, आपको तो लिखना है। जैसे सीमाओं की सुरक्षा, जैसे सीमाओं की सुरक्षा, सैनिकों की आवश्यकताएं एवं सैन्य सामग्री पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास परिवहन का विकास किया जा रहा है। आपको पता है कि भारत में बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 से हमारे यहाँ पे बीआरओ की स्थापना की गई। कब? 1960 में। BRO आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे आएगा ये BRO, है ना। बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ? सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 1960 में की गई। तो ये इसका क्या काम है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे जो सड़क निर्माण का जो कार्य है वो बीआरओ के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से। एक तो सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से सड़कें बनाई जाती हैं, एक सैनिकों की आवश्यकताएं जो हैं उनकी पूर्ति के लिए सीमाओं के सहारे सड़कें बनाई जाती हैं, तथा सैन्य सामग्री पहुंचाने के लिए। आपने देखा होगा अभी चीन के साथ में जो विवाद चल रहा है वो सड़क मार्गों के निर्माण को लेकर के ही तो चल रहा है। भारत ने जो लद्दाख जो है वहाँ पे सड़कें बना लिए, पुल बना लिए, तो ये बात चीन को हजम नहीं हो रही है ना। तो चीन क्या चाहता है कि जब वहाँ पे सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त हो गई सड़क परिवहन मान लीजिए, है ना, सड़क परिवहन के माध्यम से मतलब आवागमन की सुविधा प्राप्त हो गई, वहाँ पे हमारी जो आर्मी है वो तुरंत पहुँच जाएगी। युद्ध की जब स्थितियाँ बनती हैं, अभी आपने देखा होगा युद्ध की स्थितियाँ बनते ही वहाँ पे हमारी जो फौज है वो बहुत ही कम समय में वहाँ पे पहुँच पाई है। तो सड़क मार्गों का ही तो कमाल है ना। तो सैन्य सामग्री पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास परिवहन का विकास किया जा रहा है। ये भी बहुत अच्छा कारक है, सुरक्षात्मक कारक, है ना। अब देखिए 5 नंबर जो है राजनीतिक कारक देख लीजिए। अब राजनीतिक कारक, सरकारी नीतियों व राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए परिवहन तंत्र का विकास किया जाता है। अब आपको पता है नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में राजनीतिक इच्छा शक्ति बढ़ी है ना। तो इसी के कारण लद्दाख जैसे जो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, दुर्गम जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, है ना, जलवायु की दृष्टि से बहुत ही विकट परिस्थितियों वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों तक भी सड़क मार्ग जब बना दिए गए हैं तो ये क्या है? ये राजनीतिक इच्छा शक्ति तो है, है ना। तो इस प्रकार से देश को प्रबल किया जा रहा है। तो राजनीतिक कारक भी जो है वो परिवहन के विकास को प्रभावित करते हैं। अतः उपरोक्त कारक भी परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करते हैं। समझ गए? अब देखिए आज हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, सड़क परिवहन को लेते हैं थोड़ा सा। हम क्या लेते हैं? सड़क परिवहन जो टॉपिक है उसको लेते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। 3 परिवहन है ना, सड़क परिवहन है,
मतलब स्थल परिवहन का हम पार्ट पढ़ रहे हैं सड़क परिवहन। स्थल परिवहन के 3 पार्ट हो गए, आपका सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है और नवीनतम जो है पाइपलाइन परिवहन है ना। तो आज हम यहाँ पे सड़क परिवहन को देखते हैं। सबसे पहले स्थल परिवहन में, प्राचीन काल से ही स्थल परिवहन में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सभी परिवहन के साधनों में सबसे पहले कौन सा परिवहन का माध्यम विकसित हुआ है? सड़क परिवहन। क्योंकि मानव के द्वारा 2 प्रकार की सड़कें बनाई जाती रही हैं प्राचीन समय से ही। सबसे पहले मानव एक कच्चा रास्ता बनाता है, जैसे कच्ची जो सड़कें हैं उनका निर्माण करता है, उसके बाद में कच्ची सड़कें धीरे धीरे पक्की सड़कों में बदलने लगती हैं। तो सड़क परिवहन को हम पढ़ रहे हैं आज, है ना। तो प्राचीन काल से स्थल परिवहन में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी कारण सड़क परिवहन को अन्य परिवहन साधनों का आधार स्तंभ माना जाता है। अन्य परिवहन साधनों का आधार स्तंभ किसको माना जाता है? सड़क परिवहन को। सड़क परिवहन को अन्य परिवहन के जो साधन हैं उनका आधार स्तंभ माना जाता है। अब आप एक चीज़ बताइए, आधार स्तंभ क्यों कह रहे हैं हम सड़क परिवहन को? जैसे मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है, तो आप घर से कौन से परिवहन के मार्ग से जाएंगे? सड़क परिवहन से जाएंगे ना। मतलब आप जो अपनी गाड़ी से जाएंगे वो कौन से रास्ते से होते हुए जाएगी? सड़क परिवहन से होते हुए जाएगी। तो सड़क परिवहन से आप कहाँ जाएंगे? जैसे जयपुर गए, अब जयपुर एयरपोर्ट पे गए, अब एयरपोर्ट तक आप कौन से परिवहन के माध्यम को काम में लिया? आपने सड़क परिवहन को काम में लिया ना, है ना। तो आधार हो गया ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर तक फ़्लाइट आ रही है, ऐसा तो नहीं है ना। आपके घर तक फ़्लाइट तो नहीं आ रही है ना। तो मतलब सड़क परिवहन ही सबसे सभी परिवहन के माध्यमों को आधार हो गया ना। अब देखिए, जैसे आपको मान लीजिए रेल परिवहन के माध्यम से आपको कोटा जाना है ना। तो आप जयपुर कौन से परिवहन के माध्यम से जाओगे? सड़क परिवहन के माध्यम से जाओगे ना। तो मतलब क्या हुआ कि आधार अन्य परिवहन के साधनों के लिए आधार कौन प्रस्तुत कर रहा है? सड़क परिवहन कर रहा है ना। इसलिए सड़क परिवहन को अन्य परिवहन के साधनों का आधार स्तंभ माना जाता है। ये आपको ध्यान करना है। अब देखिए यहाँ पे सन 1540 ईस्वी के लगभग, सन क्या दिया हुआ है? 1540 ईस्वी के लगभग शेरशाह सूरी एक शासक रहा है। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड, ये ग्रांट लिखा हुआ है, ये ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। ग्रांड ट्रंक रोड, इसको जीटी रोड भी कहते हैं। जीटी रोड दिल्ली से जुड़ा हुआ है, ये जीटी रोड भी कहते हैं इसको। जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक। जी का मतलब क्या हुआ? ग्रांट, और टी का मतलब क्या हुआ? ट्रंक रोड, ठीक है ना। जीटी रोड भी कहते हैं इसको। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जिसे शाही राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। शाही राजमार्ग मतलब, ये शाही शब्द कहाँ से लिया गया? शेरशाह, शाह लगा हुआ है ना, तो वहाँ से लिया गया है। शेरशाह सूरी ने करवाया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? शाही राजमार्ग, ठीक है ना। प्राचीन समय में कौन से राजमार्ग की बात हो रही है? ग्रांड ट्रंक रोड की। प्राचीन समय में यह राजमार्ग कोलकाता से पाकिस्तान के पेशावर तक जाता था। कोलकाता से, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से पाकिस्तान के पेशावर तक जाता था। यहाँ पे था लगाना है, था, जाता था, ठीक है ना, जाता था। इस राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 2679 किलोमीटर है। 2679 किलोमीटर है, ठीक है ना। इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, जब ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा सभी देशों में अपने जो हैं औपनिवेश जो हैं स्थापित किए गए, है ना। तो उस समय की बात हो रही है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान सड़क मार्गों का संपूर्ण भारत में विकास करवाया गया। ब्रिटिश सरकार ने अपने औपनिवेशिक काल के दौरान संपूर्ण भारत में सड़क मार्गों का विकास करवाया गया। किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में रेल मार्गों की शुरुआत की गई। कब? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? 19वीं शताब्दी के दौरान रेल मार्गों की शुरुआत की गई। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में
रेल मार्गों की शुरुआत की गई, जिससे सड़क मार्गों के विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। जब रेल मार्गों के विकास की शुरुआत की गई तो सड़क मार्गों की तरफ ध्यान हटा दिया गया, सड़क मार्गों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि रेल मार्ग जो हैं वो अधिक सामानों का वहन कर रहे थे, इसलिए सड़क मार्गों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे ही रेल मार्गों के विकास का प्रारंभ होता है तो सड़क मार्गों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पुनः सड़क मार्गों के विकास में तीव्रता लाई गई। स्वतंत्रता के बाद में वापस सड़क मार्गों के विकास में तीव्रता लाई गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सन 2015, देखिए 2015 के आंकड़े आपकी किताब में दिए हुए हैं। 2015 तक 48.85 लाख किलोमीटर, 48.85 लाख किलोमीटर कुल सड़क मार्गों की लंबाई थी, जिनके द्वारा सड़क परिवहन की बात हो रही है, जिनके द्वारा कुल परिवहन का 80% भार का वहन किया जाता है। 80% जो सामान है उसका दोहन किया जाता है, 80% भार का वहन किया जाता है, ठीक है ना। इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हल्का सा क्वेश्चन है, वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में कभी कभार बन जाता है। सड़क परिवहन का महत्व, ये भी थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन है। सड़क परिवहन का महत्व तो वैसे तो आप बगैर पढ़े हुए भी काफ़ी सारा इसमें लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं। प्राचीन काल से ही स्थल परिवहन में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही स्थल परिवहन में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अतः सड़क परिवहन अन्य परिवहन माध्यमों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। ये दोनों लाइनें हमने ऊपर भी बात कर ली है, फिर से हमने इसको पढ़ा है। अब देखिए पहला जो महत्व है वो हम बात कर लेते हैं। उपभोक्ताओं के घर तक पहुंच, जैसे मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति के घर तक परिवहन का साधन कौन सा है जो पहुंच पाता है? सड़क परिवहन है ना। तो उपभोक्ताओं के घर तक पहुंच कौन से परिवहन के माध्यम से होती है? सड़क परिवहन के माध्यम से। अर्थात सड़क परिवहन के द्वारा द्वार से द्वार तक की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। द्वार मतलब घर से घर तक, डोर टू डोर, डोर जानते हो ने, दरवाज़ा, डोर टू डोर, द्वार से द्वार तक की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। डोर टू डोर जो सुविधाएं होती हैं या सेवाएं जो होती हैं वो सड़क परिवहन के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे तक की सुविधाएं कौन सा परिवहन का माध्यम देता है? सुविधाएं सड़क परिवहन। डोर टू डोर, ये द्वार से द्वार तक लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। ये वाले द्वार से द्वार तक मतलब दरवाजे से दरवाजे तक की सुविधाएं किसके द्वारा प्राप्त होती हैं? आपके घर तक आती है कि नहीं? आपकी मोटरसाइकिल आती है ना, वही बात कर रहे हैं। 4 व्हीलर आपके घर तक आती है ना? आती है, बहुत अच्छी बात है। 2 नंबर देखिए, सड़क परिवहन की व्यापकता। आपको पता है सड़क परिवहन एक व्यापक परिवहन का साधन है। सड़क परिवहन मार्गों को असमतल धरातल पर भी बनाया जा सकता है, जैसे लेह मनाली 4,4500 किलोमीटर की ऊंचाई तक बनाया हुआ परिवहन का साधन है। लेह मनाली जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख जो है, वैसे ही लेह मनाली जो सड़क मार्ग है वहाँ पे तो ये बहुत ही विश्व की सबसे ऊंचाई पर बनाई गई सड़क है। तो आपको पता है पर्वतीय क्षेत्र असमतल धरातल के रूप में कंसिडर किए जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में भी जब सड़क परिवहन बनाई जा सकती हैं, भारत बना रहा है ना, लद्दाख वाले क्षेत्र में बना दी ना, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जब सड़क परिवहन बना दी जा सकती हैं तो सड़क परिवहन की व्यापकता आप देख लीजिए। सड़क परिवहन सभी क्षेत्रों में बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। सड़क परिवहन मार्गों को असमतल धरातल पर भी बनाया जा सकता है। तो सभी प्रकार की जगहों पर जब सड़क परिवहन के माध्यम को बनाया जा सकता है तो इससे क्या बात साबित हो रही है? सड़क परिवहन की व्यापकता साबित हो रही है, ठीक है ना। जैसे लेह मनाली वाला जो सड़क मार्ग है उसकी बात हो रही है। तीसरा देख लीजिए यहाँ पे, कृषि विकास में सहायक कैसे है? एक तो कृषि जो उपकरण है वो भी हम सड़क परिवहन के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। खाद, बीज तथा कृषि उत्पादों को बाजार केंद्रों तक पहुंचाने में सहायक है। ये सहायक लिखा हुआ है यहाँ पे, सहायक। कृषि विकास में सहायक, कृषि उपकरण, खाद, बीज तथा कृषि उत्पादों को बाजार केंद्रों तक पहुंचाने में सहायक है। अपन कृषि उपकरण कहाँ से लाते हैं? बाज़ारों से। किसके माध्यम से? सड़क परिवहन के माध्यम से। खाद बीज भी लाते हैं, कृषि उत्पाद जो होते हैं,
है ना, खाद्य सामग्री मान लीजिए, अनाज मान लीजिए, हम बाज़ारों तक किसके माध्यम से पहुंचाते हैं, सड़क मार्ग के माध्यम से पहुंचाते हैं। 4 नंबर जो है सड़क परिवहन का लचीलापन, सड़क परिवहन का लचीलापन, ये पॉइंट दिए हुए हैं, कृषि विकास में सहायक, फिर डैश लगा करके ये चीज़ें लिखी हुई हैं। सड़क परिवहन का लचीलापन, ये फिर डैश लगा हुआ है, सड़क परिवहन का लचीलापन। अब लचीलापन कैसे, भाई आपने कभी बस की सवारी की होगी, अब बस की सवारी की है तो आपको एक चीज़ का पता होगा, जैसे ही आपका स्टैंड आता है, बस स्टैंड आता है, जैसे ही आपका गांव आ जाता है ना, जहां पे आपको उतरना है, तो बस को रोक करके उतार सकते हैं ना, आपको उतार सकते हैं ना, तो लचीलापन है कि नहीं, जहां पे आपने बोला वहीं पे आपको उतार दिया। आप हाथ दे रहे हो, कहीं आपको शाहपुरा जाना है तो आपने हाथ दिया, गाड़ी रुक गई, आप बैठ गए, तो लचीलापन है कि नहीं। आप एरोप्लेन को ऐसे उतार दोगे क्या, आप अपने घर पर उतार दोगे, चलो ठीक है, ट्रेन को रोक दोगे क्या, स्टेशन पे ही रुकेगी ना ट्रेन, तो हर जगह थोड़ी रुक जाएगी। अब आप कहोगे सब चैन खींच देंगे, तो भाई उसका भी तो एप्रोप्रिएट कारण तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे खींच दोगे आप, चैन पुलिंग कर देंगे साहब, चैन को खींच देंगे, रोक देंगे ट्रेन को, ऐसे नहीं रुकेगी भाई, है ना, कारण बताना पड़ेगा। अगर आपने सटीकता के साथ में कारण नहीं बताया तो FIR मतलब लागू होगी आपके ऊपर, ठीक है ना। तो सड़क परिवहन का लचीलापन, जहाँ भी आपने बस कंडक्टर को बोला, बस रुक गई, ठीक है ना, तो सड़क परिवहन का लचीलापन, सड़क परिवहन के द्वारा कहीं भी रोककर सवारी व सामान लिया जा सकता है और उतारा जा सकता है, ठीक है ना, लिया जा सकता है, सड़क परिवहन का लचीलापन। अब इसमें देखिए, सड़क परिवहन के द्वारा कहीं भी रोककर सवारी, मतलब सवारी को उतारा भी जा सकता है और सवारी ली भी जा सकती है, सामान को उतारा भी जा सकता है और सामान को रखा भी जा सकता है, ठीक है ना, तो ये लचीलापन है, बहुत ही सामान्य सा प्रकार का। 5 नंबर देखिए, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन, जैसे दूध है, सब्जी है, फल जैसी शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को मांग केंद्रों तक पहुंचाने में सहायक है। आपने देखा होगा, हालांकि यहाँ पे मांस भी शीघ्र खराब होने वाली खाद्य सामग्री है, मांस भी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मांस हमारे भारत में इतना वो नहीं है, तो जो शीघ्र खराब होने वाली जो वस्तुएं हैं उनको आपने देखा होगा कि जो नगरीय क्षेत्र हैं, महानगरीय जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों से जो दूध है, सब्जी है, फल आदि वगैरह जो हैं, उनको शीघ्रता के साथ में सड़क परिवहन के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है, ठीक है ना, तो ये इसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सड़क परिवहन। उसके बाद में 6 नंबर देखिए, सड़क परिवहन मार्गों के निर्माण व मरम्मत पर न्यूनतम खर्च। आपने देखा होगा, सड़क मार्गों को एक बार बना देते हैं तो बार बार उनकी मरम्मत और उनका निर्माण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्का फुल्का इनका जो मरम्मत कार्य है उसके ऊपर न्यूनतम खर्च होता है। तो सड़क मार्गों के निर्माण पर ज़्यादा खर्च नहीं होता, इनको बनाना भी ज़्यादा महंगा नहीं होता, कॉस्टली नहीं होता है, मरम्मत पर ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो सड़क परिवहन मार्गों के निर्माण व मरम्मत पर न्यूनतम खर्च होता है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता। 7 नंबर देख लीजिए, सड़क परिवहन कम दूरी के लिए आदर्श परिवहन माध्यम है। अभी हमने ऊपर स्टार्टिंग में बात की थी, सड़क परिवहन कम दूरी के लिए आदर्श परिवहन के माध्यम है, आदर्श परिवहन के माध्यम है। जैसे आपको 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाना है तो आप बाइक से भी जा सकते हैं, 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं। तो न्यूनतम दूरी में कम खर्चा आता है सड़क परिवहन में, न्यूनतम दूरी में कम खर्चा आता है सड़क परिवहन में, बहुत ही सस्ता साधन है, कम दूरी के लिए सस्ता साधन है। ध्यान रखें, कम दूरी के लिए, छोटी दूरियों के लिए सस्ता परिवहन का माध्यम कौन सा है, सड़क परिवहन, रट के याद रखिए, ठीक है ना। उसके बाद में 7 नंबर देखिए, युद्ध एवं अकाल तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय उपयुक्त परिवहन माध्यम। जिन क्षेत्रों में जैसे मान लीजिए युद्ध की स्थितियां हो गई, अकाल पड़ गया जिन क्षेत्रों में, और प्राकृतिक आपदाओं के समय भी ये साधन कुछ हद तक, हालांकि अभी तो वायु परिवहन ही प्राकृतिक आपदाओं में सबसे बढ़िया साधन माना जाता है, लेकिन जैसे युद्ध की स्थितियां हैं, है ना, अकाल वाले जो क्षेत्र हैं और प्राकृतिक आपदाओं के समय भी काफ़ी हद तक ये, जैसे मान लीजिए आपने जैसे कोई प्राकृतिक, जैसे बाढ़ आ गई, अब बाढ़ वाले क्षेत्रों से रेस्क्यू तो कौन करेगा, उन लोगों को वायु परिवहन करेगा, लेकिन वायु परिवहन भी उनको अप्रोप्रिएट जगह तक थोड़ी लेके जाएगा, वो तो वहाँ पे जहाँ पे सुटेबल होगी वहाँ पे छोड़ देगा, फिर वहाँ से इनको हॉस्पिटल वगैरह हैं, अन्य जो सुविधाएं हैं, वहाँ सुविधाओं वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ तक कौन पहुँचाएगा, वहाँ तक इनको कौन पहुँचाएगा, सड़क परिवहन पहुँचाएगा ना। तो ये कुल मिलाकर के अन्य परिवहन के साधनों के साथ में तालमेल बिठाते हुए काम करता है सड़क परिवहन, ठीक है ना, इस रूप में यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। 9 नंबर देखिए, सड़क परिवहन ग्रामीण विकास के लिए परिवहन का प्रसिद्ध साधन है। ग्रामीण क्षेत्र में तो एक ही साधन है सड़क परिवहन,
वायु परिवहन थोड़ी है ग्रामीण क्षेत्रों में, नहीं है ना। रेल परिवहन थोड़ी है, नहीं है। तो सड़क परिवहन जो है ग्रामीण विकास के लिए तो ये सबसे प्रसिद्ध साधन है। और गाँव में तो सिर्फ सड़कें ही मिलेंगी, कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की सड़कें मिलेंगी आपको, है ना। गाँव में तो आपको सड़कें मिलेंगी, कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की सड़कें गाँव में मिलेंगी। उसके बाद में लघु तथा वृहत उद्योगों के विकास में सहायक। सड़क परिवहन लघु और जो वृहत प्रकार के बड़े प्रकार के जो उद्योग हैं, है ना, बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं उन उद्योगों में भी, और लघु जो उद्योग हैं उन उद्योगों के विकास में भी सहायक होता है। क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा जो माल होता है, रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री जो होती है, उसको औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं उद्योगों तक पहुंचाने में भी परिवहन का माध्यम काम में आता है। कौन सा? सड़क परिवहन का। और जब तैयार माल हो जाता है तो तैयार माल को भी जो नगरीय क्षेत्र हैं या यूँ कहें बाज़ार वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो क्या है? सड़क परिवहन ही है। इस प्रकार से तो ये बड़ी मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको ध्यान करना है। वैसे तो आप सोच करके तो सारे टॉपिक लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सड़क परिवहन का जो महत्व है 10 बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं। इनको आप ज़्यादा भी नहीं तो करीबन 4-5 तो आप रट के ध्यान करिए। 4 पहुँचे जा सकते हैं नॉर्मल तरीके से, तो 4-5 तो आप ध्यान कर लीजिए बस। तो नॉर्मल सा लेसन है। हालांकि 40 मिनट का ये वीडियो बन गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब भी कोई लेसन स्टार्ट होता है तो उसमें एक भूमिका तो बनानी पड़ती है ना, तो आप थोड़ा सा वो ध्यान करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया वैसे भी।